मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिजिक्स फोकस में आज आपके बीच में हम हैं विद्युत धारिता और विद्युत जनित्र को लेकर। विद्युत धारिता और विद्युत जनित्र को जानने के लिए हमें कुछ भौतिक पद है जिसे समझना पड़ेगा, कुछ परिभाषा है जिसे देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कहते हैं आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य पिंड को जब हम लाएंगे तो वह पिंड एक बल को महसूस करेगा। यानी किसी दूसरे चालक को जब लाया जाए तो उसको महसूस करे, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं चालक किसको कहते हैं। वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ध्यान से समझेंगे, वैसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत का चालन होता है। अगर कहने का सेंस है कि हम इस पदार्थ को ले जाते हैं किसी, यानी इसमें एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं बाहर से, इससे अगर आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश का प्रवाह हो या इनकी विद्युत धारा का प्रवाह हो तो कहलाएगा चालक। यदि नहीं होता है तो कहलाएगा अचालक, इंसुलेटर। तो ध्यान में रखना है, अचालक वैसे पदार्थ हैं जिनके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालक वैसे पदार्थ है जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है जब उन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक प्रायः तमाम धातु चालक होते हैं और सबसे जो सुचालक धातु है, विद्युत का सबसे सुंदर चालन करने वाली धातु है, वो है चांदी। अब हम देखते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु का बद्ध इलेक्ट्रॉन, तो हम सब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखिए ये नाभिक है। नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन है यार माइनस चार्ज। हम जानते हैं कि समान आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश के समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। नाभिक चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट होगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, यानी पी और ई के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वह अधिक होगा। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक के निकटवर्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन, अनुशासित इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं उनको। वो भटकते नहीं है और जैसे जैसे नाभिक से दूर होता जाएगा, अब यहां से दूर, ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर यानी दूरतम कक्षा का होगा, उसके ऊपर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यानी स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर होने लगता है और यह स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से ध्यान में रखेंगे, समीपवर्ती नाभिक के समीपवर्ती कक्षा के इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक से समीप दूर के जो होते हैं उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, उनको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अगला टर्म है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व।
घनत्व का सीधा सा अभिप्राय होता है एकांक में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित। एकांक आयतन में यानी किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में वॉल्यूम से भाग देते हैं आयतन से। अब ये जो होगा आपका, यह हो जाएगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। क्या परिभाषा हो जाएगी, यानी किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। अब हमारा विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो यह सिंपल सी बात है, आवेश का चलना, यानी किसी पदार्थ से होकर के आवेश के प्रवाह को विद्युत चालन कहते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण, इसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। सपोज करिए कि यह एक पदार्थ है, अब यह अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यह उदासीन है। इससे क्या पता चलता है, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, लेकिन वो मिले हुए आपस में न्यूट्रल बना हुआ है, उदासीन बना हुआ है। अब इसके निकट हम एक धन आवेशित कण को लाते हैं। अब इसको लाया गया है, धन आवेशित ये जो आया पिंड, इसके कारण उसमें क्या होगा, यह अपने निकट यानी इसके इस अपने पृष्ठ की ओर विपरीत आवेश को खींचेगा और परे पृष्ठ की ओर, उसके जो बाहर का पृष्ठ होगा उस पर समान आवेश को खींचेगा। अर्थात इधर वाले को माइनस माइनस कर देगा और इधर वाले को प्लस प्लस कर देगा। अब आप देखिए, इसका यह पृष्ठ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा इसको ऐसा करिए, ये माइनस 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 प्लस 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 जो था, इसको धरती के अंदर ले, जो ही आप इसे ले जाएंगे उसको पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव जो है सो गायब हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस माइनस। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ये जो घटना हुई इसमें इसने ये प्रेरित किया इसको, यानी यह पिंड जो आवेशित हुआ इसमें इसने आवेश को दिया नहीं है, उसी के अंदर की ही जो दशा थी उस यानी व्यवस्था उसको बदल दिया। निगेटिव को अपनी ओर खींच दिया, पॉजिटिव को दूर धकेल दिया। उसके बाद हमने उसके उस सिरे को, उस छोर को जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। अब उसका पृथ्वी यानी सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में जाकर विसर्जित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ जो चार्ज पैदा हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्रेरित आवेश। ध्यान में रखना है, ये आवेश जो हुआ वो प्रेरित आवेश है और इस घटना को प्रेरित आवेश और इस घटना को कहेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण। और इसमें भी प्रेरित आवेश दो तरह के हो गए, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश। बद्ध आवेश, मुक्त आवेश। मुक्त आवेश किसको कहेंगे, तो जो दूर के पृष्ठ पर जो आवेश यानी दूर के पृष्ठ वाला आवेश हो गया मुक्त आवेश। निकटवर्ती यानी इसके निकटवर्ती का जो होगा वो होगा बद्ध आवेश। जो मुक्त आवेश है उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है तो पृथ्वी में सम्मिलित हो गया, समाहित हो गया था। तो ध्यान में रखना है, प्रेरण स्थिर विद्युत प्रेरण क्या था, एक आवेशित चालक को, एक आवेशित पिंड को जब एक अनावेशित पिंड के निकट लाते हैं तो अनावेशित पिंड का वह पृष्ठ जो आवेशित पिंड की ओर होता है उस पर विपरीत आवेश पैदा हो जाता है और जो दूर होता है, परे होता है, उस पे समान आवेश पैदा हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रेरण में प्रेरित किया जाता है दूसरे को कि तुम आवेशित हो। ये था हमारा स्थिर विद्युत प्रेरण। अब है हमारा विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। जब किसी चालक को हम किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, सपोज करें कि यह एक विद्युत क्षेत्र है, अब एक चालक को हम इसमें ले जाते हैं, इसमें तो होगा क्या कि चालक का जितना आवेश होगा वह उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, चालक के अंदर यानी इस पे आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। ध्यान में रखना, पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा।
इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, और कोई आवेश नहीं होगा साथ साथ इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। स्वाभाविक है, जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती। तो ध्यान में रखना है, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, उसके अंदर आवेश शून्य हो जाता है, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है इसके पृष्ठ पर लंबवत होती है। और ध्यान में रखना है, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये समरूप विद्युत क्षेत्र है तो समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर किसी चालक को रखेंगे तो उसका पृष्ठ समविभवी हो जाता है। समविभवी हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, यहाँ VA, पर का विभव, B पर का विभव VB, C पर का विभव VC, ये सब आपस में बराबर है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार किस तरीके का होता है? सारा आवेश पृष्ठ पर आ जाता है, अंदर का आवेश शून्य हो जाता है, अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पर लंबवत रूप में बाहर निकलता है, और उसके बाद ध्यान में रखना है चालक का पृष्ठ समविभवी हो जाता है। इतना के बाद अब हमें जानना है विद्युत धारिता। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारिता। सपोज कर एक चालक है, इस चालक को जब हम बाहर से Q आवेश दिए तो इसके विभव में परिवर्तन होगा। चालक को जितना आवेश दिया गया Q, उससे इसका विभव भी बढ़ गया, तो Q वैरिएज भी, जितना आवेश हम देंगे उसी के अनुपात में विभव में वृद्धि होगी। Q वैरिएज भी, वैरिज का चिन्ह तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, उस जो कि समानुपातिक नियतांक होता है, Q बराबर C भी। इसी C को हम कहेंगे विद्युत धारिता। धारिता शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति। अब C बराबर अगर हम इसे निकालें तो Q/V। अब C की परिभाषा इसे देखिए, यानी विद्युत धारिता की परिभाषा इसे देंगे तो क्या होगा विद्युत धारिता की परिभाषा? यानी यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में भी वृद्धि होती है तो Q और V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, चालक को दिए गए आवेश और उस दिए गए आवेश के कारण विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। अब मान लें कि विभव भी 1 वोल्ट से बढ़ा, 1 वोल्ट से बढ़ा तो V के जगह 1 बैठाएंगे तो C क्या हो जाएगा हमारा? Q/V, यानी कि Q/1 यानी C बराबर Q। अब इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में क्या दे सकते हैं? किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, एक की वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक आवेश की मात्रा होती है उसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब अगला सवाल है, चालक की विद्युत धारिता को C से सूचित करते हैं। C किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? यानी किसी चालक की विद्युत धारिता किसके किसके ऊपर निर्भर करता है? ध्यान में रखेंगे, आकार पर, आकृति पर, समीपवर्ती माध्यम पर। आकार पर मतलब जितना ज्यादा आकार होगा धारिता उतनी अधिक होगी। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, आकार के सीधे समानुपाती होता है। समीपवर्ती माध्यम की विद्युतशीलता के ऊपर निर्भर करेगा, विद्युतशीलता अधिक तो उसकी धारिता अधिक। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r करने का सेंस है जो माध्यम में रखा गया है उसकी विद्युत सापेक्ष विद्युतशीलता। इसके बाद अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है, तो ध्यान में रखना है आकार पर, आकृति पर, समीपवर्ती माध्यम पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आकार, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्यक्त कर्मानुपाती होता है विभव के, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। इसके बाद अब हमारा आता है कि चालक विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता की विमा क्या है। तो C बराबर हमने लिखा है Q/V, तो Q का मात्रक कूलॉम, V का मात्रक वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैराड भी कहते हैं। 1 कूलॉम प्रति वोल्ट को 1 फैराड कहेंगे। बीमा लिखना हो तो कूलॉम यानी कि आवेश, आवेश की बीमा AT, विभव नीचे विभव, विभव की बीमा M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, इसको ऊपर ले जाइए M इनवर्स 1 L इनवर्स 2 T4 A2। ये हमारा हो गया विद्युत धारिता की बीमा।
अब अगला टॉपिक है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक विलगित गोलीय चालक है, इसकी धारिता क्या होगी। मान लेते हैं कि यह आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक है। अब इसके पृष्ठ पर पहले हम विभव की गणना करेंगे, क्योंकि विद्युत धारिता ज्ञात करने के लिए हमको अभी लिखा हुआ है कि विद्युत धारिता होता है Q बाई V। तो Q तो इसके ऊपर आवेश है, ये हमको पता चल गया। तो सबसे पहले हमको विभव की गणना करनी पड़ेगी। तो विलगित गोलीय पृष्ठ के ऊपर जिसकी त्रिज्या R हो, कैपिटल R हो, उसके पृष्ठ पर विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे Q गुणे Q बाई R। मान रख दें आप, तो कैलकुलेट करने पर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यदि जो माध्यम रखा गया है उस, यानी वो कहने का अभिप्राय है कि समीपवर्ती माध्यम हवा न होकर कोई और हो और उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R हो, तो उस स्थिति में C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है, तो इससे हम क्या पता चलता है कि C कांस्टेंट गुणे R, अर्थात C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। स्पष्टतः गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती है, अर्थात आकार के समानुपाती होता है। अर्थात किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता आकार के समानुपाती होता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक को उसके प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से, ध्यान में रखेंगे, अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात आवेशित करने के लिए, अनावेशित अवस्था से आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रायः U से सूचित करते हैं और U बराबर फॉर्मूला है हमारा 1/2 गुणे Q स्क्वायर बटा C। अब अगर हम लोग Q के बदले हम यहाँ बैठा सकते थे Q बराबर इससे C भी, तो Q बराबर अगर C भी बैठा देंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाता, C से C कट जाता, हमारा आता C V स्क्वायर। अगर कहीं हमको Q और V के बीच में रिलेशन रखना है तो C के बदले बैठा देंगे Q बाई V। यानी यहाँ हम अगर Q बाई V बैठाएंगे, एक V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो Q 1/2 Q भी हो गया। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, ये तीनों फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C, 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 QV। ये था हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब हमारा दो आवेशित चालकों को अगर हम जोड़ेंगे तो आवेश का वितरण होगा। एक गोला दिखाई दे रहा है या A, इसके ऊपर अभी Q1 आवेश है। जब हम जोड़े नहीं थे उससे पहले था Q1, यानी जब अलग अलग था हमारा, यहाँ था, यानी ये सीधा अगर है, अलग अलग है A, तो इस पर Q1 आवेश था और इस पर Q2 आवेश है। इसका विभव V1 था, उसका विभव V2 है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब जब हम कनेक्ट कर देंगे, एक चालक तार से उसको जोड़ देंगे, तो जिसके पास जितना सामर्थ्य होगा आवेश को ग्रहण करने की, दूसरे से छीन लेने की, तो हो सकता है कि इसके पास ज्यादा हो तो इससे ले ले आवेश, अथवा इसका हो तो इससे ले ले। तो इस तरीके से जब तक, कहने का अभिप्राय है कि धारिता पर निर्भर करेगा, आवेश को वह ज्यादा लेगा। अब अगर ये लेता है तो जितना यह लेगा उतना ही यह देगा। तो पुनर्वितरण यानी आवेश का वितरण कितना हुआ, इसको हम लोग डेल्टा Q से सूचित करते हैं। जोड़ने के बाद A पर आवेश जो है वो Q1 डैश हो गया, जोड़ने के बाद B पर आवेश है वो Q2 डैश हो गया। और डेल्टा Q क्या होगा, तो डेल्टा Q है आवेश का मतलब कहने का अभिप्राय है कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा है डेल्टा Q। यह हो जाएगा C1 इंटू C2। पहले इसको देखिए, Q1 क्या होता, आरंभ में Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। जब ये हम करेंगे, इसका पोटेंशियल V1 है, V2 है, तो तब तक यानी दोनों के बीच में जब हम तार से जोड़ेंगे तो उसका जो पोटेंशियल होगा ना V1 और V2 ना होकर के, अब उसकी पोटेंशियल में चेंजिंग हो जाएगा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा C1 C2 V1 घटे V2 बटे C1 प्लस C2। और इस आवेश के स्थानांतरण में स्थितिज ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, ध्यान में रखना है। यह स्थानांतरित आवेश है और यह है स्थितिज ऊर्जा में ह्रास, तो ह्रास होगा C1 C2। अब यहां से देखिए डेल्टा Q की जगह बैठा दीजिए खाली Q स्क्वायर,
तो बस वहाँ डेल्टा इतना है ना, इसके जगह पर आप स्क्वायर बैठा करके सॉल्व कर सकते हैं। सी के जगह आपको बैठा देना पड़ेगा C1 प्लस C2, तो इस प्रकार से आ जाएगा C1 इंटू C2 V1 घटे V2 का स्क्वायर बटा 2 C1 प्लस C2। ये था हमारा आवेशित चालक की स्थिति जोड़ना। और दो चालक को जब हम जोड़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से आवेश का वितरण होगा। अब है हमारा संधारित्र, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधारित्र किसको कहते हैं? संधारित्र के लिए ध्यान में रखना है, पहला यह एक समायोजन है, यानी कोई समायोजन करने का अभिप्राय है व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो किसी चालक के आकार और आयतन में बिना परिवर्तित किए हुए, यानी बिना बदले चालक का आयतन और आकार अपरिवर्तित रहे और उसकी धारिता में बढ़ा देने का जो व्यवस्था है, इस समायोजन को हम कहते हैं संधारित्र। तो एक बार परिभाषा ध्यान में रखेंगे, संधारित्र वह समायोजन है जिसमें चालक के आकार और आयतन में बिना वृद्धि किए हुए उसकी धारिता में वृद्धि कर दी जाती है। अब कैसे वृद्धि करेंगे? एक चालक है, इसको बाहर से Q आवेश दिया गया, इसके निकट में एक दूसरा पदार्थ को लाया गया B को। ध्यान में रखेंगे संधारित्र में सदैव दो प्लेट होंगे। अब सवाल ये नहीं है कि दोनों प्लेट कैसे होंगे, प्लेट की आकृति कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है प्लेट दो होना है। तो एक प्लेट है, इसको Q आवेश दिया गया है, इसके निकट दूसरी को लाया गया। स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार जो पृष्ठ बगल सामने है उस पर निगेटिव चार्ज, अपोजिट पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज को यानी इसको पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। ये सिंबल जहां कहीं भी नजर आ रहा है समझ लेंगे पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, सारा धनावेश चला गया नीचे। अब इससे क्या है कि इसकी जो क्षमता है B की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसका पोटेंशियल घट गया, V घटेगा, और V जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे C जो है सो बढ़ेगा। पीछे हमने देखा था C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसलिए बढ़ेगा संधारित्र की इसकी धारिता आवेश ग्रहण करने की बढ़ गई, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं संधारित्र। संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट को आपको आवेश देना होता है, दूसरे प्लेट पर स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। इसके एक दूसरा भाग पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जिससे जो स्वतंत्र पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसमें स्वतंत्र प्रेरित आवेश जो होते हैं पृथ्वी में चले जाते हैं, और उसके बाद B जो प्लेट है इसकी धारिता यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब C बराबर Q, V1 घटे V2, Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई V, वैसे भी फॉर्मूला में याद रखना है, लेकिन हमने V1 घटे V2 क्यों किया? विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच का अंतर। अब देखते हैं हम संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेंगे दोनों प्लेट के बीच का जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होता है, कॉमन एरिया ए है दोनों प्लेट के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। C यानी यह जो है हमारा किसी संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के। किसके उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के? प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के। C समानुपाती 1/d, अर्थात दूसरे शब्दों D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। C जो होता है चालक की धारिता, संधारित्र की धारिता, वह संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना वो बढ़ेगा उससे संधारित्र की धारिता कमेगी। उसके बाद है जो परोक्षवर्ती निकटवर्ती माध्यम रखा गया है वो कैसा है? उसकी विद्युतशीलता पर तो ध्यान में रखना है। चालक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं 3 A D एप्सिलॉन R। A क्या है? उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। D क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। R क्या? एप्सिलॉन R क्या है? तो दोनों प्लेट के बीच में जो पदार्थ रखा गया है उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। और अब प्रमुख प्रकार के संधारित्र हैं, समांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ये 3 प्रमुख प्रकार के हैं, और ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार के संधारित्र क्यों ना हो उसमें हमको प्लेट तो 2 होंगे। अब हम बारी बारी से संधारित्रों के बारे में देखते हैं। समांतर पट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। समांतर पट संधारित्र में देख रहे हैं इसको, एक प्लेट A है हमारा, एक प्लेट B है। प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया गया है, B पर प्रेरण द्वारा अंदर के वाले पृष्ठ पर माइनस और बाहर वाले पर प्लस हुआ है, जिसको धरती से जोड़ दिया गया है, तो बच जाएगा इस तरीके से
समांतर पट संधारित्र में बस केवल ध्यान में रखना है, पट दोनों समांतर होते हैं, संधारित्र दोनों के बीच के डिस्टेंस डी है। अभी हमने देखा था कि संधारित्र की जो धारिता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके कॉमन एरिया के, यानी कि उपनिष्ठ क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती था, और वहीं दूरी के का व्युत्क्रमानुपाती था। तो C बराबर हो जाएगा, यानी इसकी जो समांतर पट संधारित्र की धारिता है उसको कहेंगे C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a by d। अब है हमारा यौगिक परावैद्युता वाला समांतर पट संधारित्र। सपोज करिए ये दोनों पट हैं, इस दोनों के बीच में हम अगर भिन्न भिन्न माध्यम रखें, यहाँ देखेंगे D1 दूरी तक जो माध्यम रखा गया है उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, D2 डिस्टेंस में है उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 2, और D3 में है उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 3। कुछ नहीं करना है, इसका C निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट a हो गया। अब एप्सिलॉन r तो है नहीं, है क्या हमारा अलग अलग है, तो करना क्या है, कितना डिस्टेंस तक, D1 डिस्टेंस तक एप्सिलॉन 1 था उसे भाग दे दें, प्लस D2 बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस D3 बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का अभिप्राय है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a और सिग्मा d अपॉन e, सिग्मा d अपॉन e r। ये है हमारा यानी यौगिक समांतर पट संधारित्र जब होगा तो इसके निकालने का ये फॉर्मूला है। सिग्मा डी का अभिप्राय है D1 एप्सिलॉन 1, D2 एप्सिलॉन 2, D3 एप्सिलॉन 3, D3 बाई एप्सिलॉन 3। अब है हमारा, अगर कहीं ऐसा होता, इसी को देखिए, अगर इसमें से ये बीच में कुछ दूरी तक रहता और ये दोनों खाली रहता, यानी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, बीच का डिस्टेंस d है, इधर खाली है इधर खाली है, यानी भरा हुआ कितना डिस्टेंस में है, t डिस्टेंस में, खाली कितना डिस्टेंस में हो जाएगा, d-t डिस्टेंस में। तो d-t डिस्टेंस में खाली हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला पे हम क्या बैठा देंगे कि एप्सिलॉन नॉट, खाली है इसका अर्थ वहां पर कितना है विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बटे d-t और एप्सिलॉन r बटे t। बस केवल इस फॉर्मूला में ध्यान में रखना है, d-t बटे एप्सिलॉन नॉट भरना था और dt बटे एप्सिलॉन r बैठा दीजिए। यानी इस तरीके से अगर इससे ही हम इतना डिस्टेंस को बीच का, यानी इसमें आप यह कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 1 के बदले बैठा देना है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 3 के भी बदले बैठा देना है एप्सिलॉन 0, और इसके बाद आप इसे कर दीजिए और एप्सिलॉन 2 के बदले बैठा दीजिए एप्सिलॉन r, तो उससे वो निकल जाएगा। ये था हमारा समांतर पट संधारित्र। अब है हमारा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि प्लेट दो होंगे, दोनों गोला है, एक अंदर में है एक बाहर में है, दोनों गोला संकेंद्रीय है, अर्थात दोनों का केंद्र एक है, और इसका जो निचला वाला गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल है, बाहरी जो गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल भी है। निचले वाले गोले को इस यंत्र के द्वारा चार्ज Q दिया जाता है, प्लस Q चार्ज दिया गया है, ये देख रहे हैं, ये प्लस Q वितरित हो गया। अब इसके कारण जो ऊपरी गोला है उसके अंदर वाले पर माइनस और बाहर वाले पर प्लस आया, बाहर वाला को फिर पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है, पृथ्वी से कनेक्ट हो गया है, इसका बाहर वाला टोटल जो है सो चला गया पृथ्वी के अंदर। अब इसका C4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r AB बटे B माइनस A। ये क्या है, स्मॉल ए क्या है, आंतरिक गोले की त्रिज्या, स्मॉल बी क्या है, बाहरी गोले की त्रिज्या। एप्सिलॉन नॉट समझते ही हैं, एप्सिलॉन r समझते हैं, जो माध्यम रखा गया है बीच में, दोनों गोले के बीच में, उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, वही निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एप्सिलॉन r 1 होता, अर्थात कि बीच में जो रखा गया है वो हवा है, यानी कुछ नहीं होता, हवा रहता, शून्य रहता, तो एप्सिलॉन r का मान कितना हो जाता, 1, क्योंकि निर्वात के लिए, शून्य के लिए एप्सिलॉन r 1 होता है। यहाँ 1 बैठाइएगा तो इससे जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे C नॉट। C नॉट कहने का सेंस है यहाँ पर ऐसा गोलीय संधारित्र है जिसके दोनों गोला के बीच में एयर है, निर्वात है, तो ये निकल जाएगा, एप्सिलॉन r की जगह 1 बैठा दीजिए। सिमिलरली आइए बेलनाकार संधारित्र में एक समअक्षीय दो बेलन है, दोनों समअक्षीय है, और एक बेलन के आधार की त्रिज्या स्मॉल है, नीचे अंदर वाले की, बाहर वाले की आधार की त्रिज्या स्मॉल भी है, बेलन की लंबाई L है, फिर अंदर वाले बेलन को आवेश दिया गया, बाहर वाले बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश, बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश, सब कुछ वही प्रोसेस है। उसको जोड़ दीजिए पृथ्वी से, जमीन के अंदर चला गया आवेश, बच गया इसके ऊपर,
फॉर्मूला निकालेंगे C 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू एल लॉग ऑफ v बाई ए टू द बेस e। लॉग ई से, यानी जब बेस लॉगरिथम में बेस ई है और उसको जब बेस 10 में बदलते हैं तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान में रखना हमको लॉग ऑफ x टू द बेस e बराबर 2.3026 गुने लॉग ऑफ x टू द बेस 10। तो ये था हमारा पृथ्वी, मतलब ये। अब इसके बाद अगर आपसे इसमें भी अगर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r की जगह एक बिठा देंगे तो ये निकल जाएगा। प्रति एकांक लंबाई क्वेश्चन पूछता है यह भी कि एकांक लंबाई की धारिता क्या होगी बेलनाकार घन, तो L से भाग दे दीजिए, उसमें L से L कट जाएगा। एकांक लंबाई यानी कि एक लंबाई के लिए L से भाग देने पर ये हमारा आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लॉग ऑफ v बाई ए टू द बेस e। ये था हमारा संधारित्र। अब हम देखते हैं संधारित्र का समूह। संधारित्रों का संयोजन है, एक है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में आप देख रहे हैं C1 C2 और C3 धारिता की 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम एकदम, यानी पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले से, दूसरी का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा है, यानी एकदम बिल्कुल सीरीज कहने का सेंस होता है बाएं दाएं इस तरीके से। तो इसका अगर हम निकालेंगे देखिए Q Q Q Q, यानी सारे प्लेट पे चार्ज सेम है, केवल पॉजिटिव निगेटिव की बात है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं हो रहा, परंतु नो चेंज इन Q, चेंज होता है वोल्टता में, विभव परिवर्तित होता है। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है, यानी इसके दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V1, इसके दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V2 और इसके दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V3 है। अब अगर मुझे V1 निकालना हो तो लिख सकते हैं Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2, V3 बराबर Q बाई C3। तीनों को जोड़ दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, कॉमन ले लीजिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि समतुल्य धारिता CS हो, CS कहने का सेंस है यहाँ सीरीज क्रम में है, तो CS V बराबर Q बटे CS बराबर V बाई Q इज टू 1/CS, 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको ध्यान में होगा जब आप प्रतिरोधों का समूह पढ़ते हैं तो वहां पर ये ऐसा व्यंजक आपको प्राप्त होता होगा जब उसको समांतर क्रम में समूहित करते थे तब, और यहाँ श्रेणी क्रम में समूहित किया गया है तो प्राप्त हुआ है। अब समांतर में आइए, समांतर में बदलेगा क्या, भी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बदलेगा क्या, क्यों बदलेगा, होता पहले क्या है इसको देख लें। सारा पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु से, सारा निगेटिव प्लेट दूसरे बिंदु से, दोनों बिंदु के बीच में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए दोनों का जो पॉइंट का जो विभव हो भी रह गया। अब जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो अपनी अपनी क्षमता से ये तीनों, यानी ये C1 सामर्थ्य है, इसका धारिता है, इसकी धारिता C3 है, अपनी धारिता से यह लिया O प्लस क्यू, ये लिया O प्लस Q2, ये प्लस Q1 लिया, ये प्लस Q2 लिया, ये प्लस Q3 हुआ, प्रेरित पैदा हुआ माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। Q1 बराबर VC1, Q2 बराबर VC2, Q3 बराबर VC3, ऐड कीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया आपको Q के बराबर Q बाई V। उसी तरह से अगर समतुल्य धारिता अगर CP होता तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक उल्टा हो गया, प्रतिरोध में ऐसा व्यंजक हमको प्राप्त होता था श्रेणी क्रम। छोटा छोटा कुछ बिंदु है जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। समांतर पट प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा घनत्व एसमॉल से सूचित करेंगे और इसका 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर होता है। बस अगर कहीं शून्य है तो एप्सिलॉन r की जगह पर 1 रखते हैं। इसके बाद हमारा है परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, यानी उससे जब गुजरे तो विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है लेकिन विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। धारा प्रवाहित नहीं होने देता है परंतु विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि तमाम पदार्थ जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते हैं, अर्थात उनमें ऋण आवेश धन आवेश दोनों होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं हम, एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि उसके दोनों केंद्र धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र अलग अलग होते हैं, दिखाई दे रहा होगा, धनावेश केंद्र अलग ऋणावेश केंद्र अलग इसमें। और अध्रुवीय में क्या होता है कि दोनों एक साथ आ जाते हैं, यानी संपाती हो जाते हैं। तो जिसका में दोनों संपाती हो तो अध्रुवीय और दोनों अलग अलग हो तो ध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युत को देखिए, जब उसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये अलग अलग है, लेकिन जब
विद्युत क्षेत्र में उसको लाया जाएगा, तो इसमें क्या है कि इधर उधर अव्यवस्थित है, यह विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाते हैं। अध्रुवीय को जब विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा तो उसका जो दोनों आवेश केंद्र एक जगह पर जो था वो अलग अलग हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ध्रुवीय को जब विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो अव्यवस्थित कण व्यवस्थित होने लगते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चला जाता है, माइनस वाला विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर आता है। वही जब अध्रुवीय प्रावैद्युत को जब ले जाएंगे विद्युत क्षेत्र में तो उसका जो विद्युत केंद्र संपाती है वो अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ये हमारा था प्रावैद्युत पदार्थ का। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन आर वाले किसी प्रावैद्युत माध्यम में V पर यानी विभव पर, C पर अर्थात विद्युत धारिता पर और U पर अर्थात स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आरंभ में शून्य में V है, C है, U है, किसी पदार्थ का विभव V है, धारिता C है और स्थितिज ऊर्जा U है। अब V डैश एप्सिलॉन आर वाले माध्यम में जब आप ले जाएंगे तो V डैश क्या हो गया है, V का 1/ε r गुना, C डैश एप्सिलॉन आर गुना और U डैश 1/ε r गुना, अर्थात भी जो होगा नया V डैश जो होगा वह पूर्ण का V का 1/ε r गुना हो जाएगा, C डैश जो होगा एप्सिलॉन r गुना हो जाएगा और U डैश जो होगा वो 1/ε r गुना हो जाएगा। अब हमारा एक छोटा सा टॉप है तो यूं बड़ा, इसके जो बनावट क्रिया विधि है उसे आप खुद पढ़ लेंगे। वान डी ग्राफ जनरेटर उच्च वोल्टता का विभवांतर पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके खोजकर्ता RJ वान डी ग्राफ के नाम पर इसका नाम वान डी ग्राफ जनरेटर रखा गया है। जनरेटर का हिंदी जनित्र होता है, जन्म देने वाला। किसको जन्म देता है, उच्च वोल्टता को का विभवांतर को जन्म देता है। और यह एक सिद्धांत पे कार्य करता है, जो पदार्थ नुकीला होता है, अगर कोई चालक नुकीला है, आवेशी चालक के नुकीले भाग पर उसका आवेश घनत्व तो अधिक होता है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसका उपयोग हम लोग उच्च वोल्टता का विभवांतर प्राप्त करने में करते हैं, प्रोटॉन को त्वरित करने में, ड्यूटेरॉन को त्वरित करने में, अल्फा कण को त्वरित करने में। और इसका इस्तेमाल आजकल नाभिकीय भौतिकी में बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। बेढब आकार के कारण इसको स्थानांतरित करने में दिक्कत होती है और उच्च वोल्टता के कारण अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना होने का खतरा रहता है। ये था हमारा कुल विद्युत धारिता और संधारित्र से जुड़े विषय पर प्रमुख बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद।